स्टेट में उस व्यक्ति की पूजा समाज करता है, पॉलिसीज की बात नहीं करता। अमेरिका में ट्रंप को लेकर ये बात खूब कही गई थी उस समय, पुतिन को लेकर भी कही जा रही है, बोल्सोनारो जो ब्राजील में उनको लेकर कही जा रही है, भारत में कई लोगों को लेकर कही जाती है सेंट्रल में, स्टेट में, कि व्यक्ति पर ध्यान है, ध्यान पॉलिसी पे नहीं है, ध्यान नीति पर नहीं है। और ये टेंडेंसी बताती है कि इस समय चीजें पूरी दुनिया में चिंताजनक दौर से गुजर रही हैं। तो सवाल हमारा ये होना चाहिए आज की बातचीत में कि ये क्यों होता है, और यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारी अगली पीढ़ियां इस चीज से बच सकें तो हमें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो नार्सिसिज्म का रीजन क्या है? अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं तो क्यों ऐसा होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है परवरिश। परवरिश कह लीजिए, तरबियत कह लीजिए, चाइल्ड रीडिंग कह लीजिए, बच्चों का सोशलाइजेशन कह लीजिए, जो भी शब्द इसके लिए आप चुनना चाहें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स पे इसकी। आपने कभी देखा कि कई अपराधी परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होते रहते हैं? उसकी अकेली वजह ही है और कोई वजह उस पर काम नहीं आती। क्या है परवरिश का इफेक्ट इसमें? अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा, दो में से एक चीज, जरूरत से ज्यादा तारीफ अगर करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में यह खतरा है कि वो आगे चलकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कैसे? कुछ पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, अरे बेटा तेरे अंदर जो बात है ना बेटा, अरे बेटा तू दुनिया से अलग है बेटा। अब वो बेटा गया किस दिन किसी को पीट के आ गया, क्योंकि बाप ने कहा था बहुत साहसी है, साहस कहीं तो दिखाएगा ना बच्चा। अब जिस दिन बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पीट के आ गया, देखने की बात है कि उस दिन माँ बाप ने क्या कहा। कुछ माँ बाप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अजीब हालत है, चलो चल के सॉरी बोलो उसको। एक ये तेवर होता है जो कि ठीक भी है। एक होता है कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है हो जाता है, इसका मतलब पीटा को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, उसने कितने हमारे पापा दो, तूने 8, क्या बात है यार मेरा बेटा मजा आ गया। अरे अब कितने साल की हो गई बेटा? 8 साल की। बेटा 12 का हो जाए तो बच्चा दिलवा दूंगा। 12 में तमंचा, 16 में स्टेन गन बेटा, फिर सबको मारना आराम से, जो भी ठीक ड्रेस व्रेस में ना उसको मार देना, खराब चीजों को देखना अच्छा नहीं होता, मार ही देना उसको। अब इस परिवार में जो बच्चा है जिसको संस्कार ये मिल रहे हैं पेरेंट्स से, क्या वो ठीक इंसान बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। फिर वो अपने बाप को देखता है, उसके बाप का व्यवहार उसकी माँ के साथ ऐसा है जैसे मालिक और दास का संबंध हो। उस महिला को इतनी हिम्मत नहीं कि परिवार के मसलों में एक सेंटेंस ही बोल सके। तो वो क्या सीख रहा है कि सारी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो बड़ा होगा सारी पावर मेरे पास, मैं कालीन भैया बनूंगा। कालीन भैया मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जानबूझ कर ना बोल रहा हूँ। तो मैं कालीन भैया बनूंगा, सारी पावर मेरे पास होगी, इस पूरे इलाके में कोई सांस भी लेगा तो मुझसे पूछ के देगा, वरना गोली मार देगा। तो जो परवरिश में यदि आपने गलत चीजों पर तारीफ करनी शुरू कर दी, बच्चे ने हिंसा की, बच्चे ने गाली दी, गाली दे क्या, कौन सी, ये वाली, अरे बेटा 3 और सिखाता हूँ, नोट कर, नोट बनाओ, ये वाली गाली है, ये वाली है, ऐसे देते हैं, इस सीक्वेंस में देते हैं। अगर आप इस लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे आगे चलकर आपसे आगे निकलेंगे। हर बाप चाहता है कि बच्चा आगे निकले, तो बच्चा आगे निकल जाता है। इस मामले में भी आगे निकलता है। दूसरा तरीका क्या है, अननेसेसरी रिप्रेशन या सप्रेशन अगर बच्चे का होता है, बच्चा कुछ भी करे, हाँ बेटा एग्जाम ठीक रहा, हाँ मम्मी ठीक रहा, कितने नंबर है पापा? 99% है। एक कहा गया, इसके लिए भेजा था स्कूल तुझे कि 100 में छोड़ के आ जाओ, और इसी पे 2 झापड़ मार दिए, आज खाना नहीं मिलेगा। अगली बार पापा 99.5% है। अच्छा, क्लास में रैंक कौन सा है? 2nd। कितने बच्चों में? 100 में। ये कौन है? ना बेटा ना, तो जिस खानदान का है ना, उसमें 2nd रैंक आज तक किसी का नहीं आया।
कहना चाह रही कि सेकंड भी आज तक किसी का नहीं है, पर कहते हैं कि पर भाव तेवर ये रहता है कि सेकंड आज तक किसी का नहीं है बेटा, फर्स्ट ही चाहिए बेटा। नाम डुबा दिया तूने हमारा, इतना दबाव। कोई अंकल आंटी चल बेटा पोएम सुनाओ, आओ आओ पोएम सुनाओ, उससे बच्चे के मन में भाव होता है कि आग लगा दूं दुनिया में मैं, यार मैं रेडी हूँ। जब सब लोग आए आओ पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, ये कोई बात हुई? ये होता है बच्चों को एकदम साधन समझना, वस्तु समझना, ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बच्चा डरा हुआ है आपसे, इसलिए जी पापा जी मम्मी बोलता है, और उसके मन में क्या था आपको अंदाजा नहीं है। विद्रोह का ज्वालामुखी भरता जा रहा है इसके अंदर, हर बात में डांट खाता है, हर बात पे पिटता है, अच्छा काम करता है फिर भी पिटता है। और इस बच्चे को लेकर रिस्क है कि या तो कभी ये खुद को खत्म कर देगा, नहीं झेल पाएगा, और अगर झेल गया और सफल हो गया जिंदगी में तो इस रास्ते पर चला जाएगा, भीखू मात्र बन जाएगा फिर ये कि पूरा बंबई मेरा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहां 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहां सारे यूनिवर्सिटी टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिजेक्शन झेल नहीं सकता। अगर उसने किसी को कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि तुम मुझे पसंद नहीं भी कर सकती हो, मैं करता हूं यानी मैं करता हूं, दिस इज फाइनल, कल हमारी शादी है, पेरेंट्स को लेके आना है या अकेली आओगी, खुद आओगी या उठा के लाए तुमको, इतना ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है वहां पर। क्योंकि उसको रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं है, उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि रिजेक्शन झेल सके। और इसलिए कहते हैं कि परवरिश सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और समाज में पेरेंट्स को ये बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर वो परवरिश में बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे, बेटा आईआईटी करेगा, बेटा उसके बाद कंपनी खोलेगा, बेटा स्टार्टअप करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, उसमें हो सकता है बेटा सब कुछ करे, आपका ही कुछ करते बाद में, गड़बड़ है। और दूसरी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलताएं मिल जाती हैं अनड्यू, ऐसी सफलता जो वो डिजर्व नहीं करता था और बाई चांस बार बार मिलती जाती है। आमतौर पर क्राइम की दुनिया में ऐसा होता है, क्रिमिनल्स हैं, सब में कंपटीशन है। एक बच्चा अचानक उठा, कॉन्फिडेंस से भर के एक दिन बहुत बड़े गैंगस्टर को सीधे चाकू मार के आ गया, क्योंकि 17-18 साल का, चिंता ही नहीं उसको पता ही नहीं कितना मुश्किल काम कर रहा है, और रातों रात भौकाल हो गया उसका पूरे इलाके में। और एक दिन में 17 साल का बच्चा अचानक, मतलब सब उसका इतना सम्मान, पुलिस के लोग सलाम ठोक रहे हैं अकेले में अंधेरे में आके, बड़े बड़े अपराधी के रियाद से आप हमारे बॉस हैं, वो समझ नहीं पा रहा क्या होगा। ये सोशल मीडिया में भी होता है, आपने एक कुछ गाया हुआ है, कुछ पोस्ट लिखी, कुछ डांस किया, अचानक वो वायरल हो गया, कई लाखों करोड़ों लोगों ने आपका देखा वीडियो, लाइक किया और कहा वाह 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 वाह। ये इस व्यक्ति के खत्म होने की शुरुआत है। अब क्या होगा, ये इतना ऊपर चढ़ गया चने के झाड़ पे, इससे उतरना बड़ा मुश्किल है वापस। अब ये चाह रहे कि मैं फिर से ऐसा डांस करूं, फिर से ऐसे लाइक्स हैं, फिर से आते नहीं है, वो एक ही बार आते हैं, बाई चांस आते हैं। अगली बार आप डांस करेंगे वैसा, तो वैसा नहीं हो पाएगा, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी। और कर भी देंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये वैसा ही है, ऐसा ही है।
और 1 करोड़ लाइक्स के बदले रह गए 10,000 लाइक्स। उसके पहले 5 भी नहीं आते थे, पर बेंचमार्क आपका 5 नहीं है, बेंचमार्क हो गया 1 करोड़। और अब डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, एंजाइटी की ओर जा रहे हैं। आप बार बार चाह रहे हैं मैं उस चीज को दोहरा सकूं जो दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में रोज नया स्टार बनना है। कोई सुंदर व्यक्ति कल आएगा, अचानक कुछ कर देगा, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। आपकी सुंदरता एक बार देख ली। ऐसे कई लोग हमने देखे पिछले 10 साल में जो सड़क पर थे, गरीब थे, अच्छा गाना गाते थे, अचानक पॉपुलर हुए, पॉपुलैरिटी झेल नहीं पाए और उसके बाद सब खत्म हो गया। ये एक ट्रैप होता है, ट्रैप। इस ट्रैप को, ये जो अनड्यू सक्सेस होती है, और अगर ये 2-3 बार मिल जाए लगातार, तब तो संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो तो एक अलग मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि हम अपने समाज में बच्चों को ये समझाएं, क्या समझाएं, क्या क्या लेसन हो सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस अगर कहना हो तो क्या होनी चाहिए। कल को जब आप पेरेंट्स होंगे तो विशेष रूप से काम आएगा। अभी भी छोटे भाई बहन तो होंगे आपके, उनको तो सिखा ही सकते हैं। सबसे पहले सिखाना है कि रिजेक्शन भी सीखें, थोड़ा बहुत फेलियर भी सीखें। कोई रिजेक्ट करे ना तो कायदे से रिस्पॉन्ड करना है, पर रिजेक्ट करने वाले को भी कायदे से करना चाहिए। नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहिए उसको भी, लेकिन अगर रिजेक्शन हो जाए तो ये नहीं कि अच्छा मुझे मना किया, मुझे ये नहीं, इतना ही कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एज यू विश। सबसे अच्छा तो ये होता है मस्त मौला होना चाहिए व्यक्ति को। आपने किसी को प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, शिफ्ट डिलीट मारी दिमाग से, और 4 दिन बाद कोई पूछे कि उससे रिजेक्ट किया था, याद आती है? और आप कहें कौन, किसकी, कौन है ये? अरे तू नहीं कोई और सही। क्या इतनी बड़ी दुनिया में क्या मतलब है किसी एक व्यक्ति के बीच पागल होने से? ऐसी फेलियर रास्ता से ठीक है भाई, हर आदमी कैसे सफल हो सकता है हर चीज में, ठीक है। हमने कोशिश की, 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, मैंने कोशिश की पर मेरा 8वां रैंक आया। मैं 42 से ऊपर हूं, मैं ये भी तो देखूंगा। 7 से पीछे हूं, ठीक है, एक पक्ष ये भी है, पर 42 से ऊपर भी हूं। दोनों के बीच में मेरा सेल्फ एग्जिस्ट करता है, तो उस सेल्फ को मैं समझूंगा। तीसरी बात है कि ये वाला संस्कार की विनम्रता के साथ अपने बड़ों से और बाकी लोगों से भी, केवल बड़े क्यों, किसी के साथ भी पेश आने की जो तमीज है वो तमीज तो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर का एक मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ कहें तो आपको अपना विरोधी पक्ष सुनने की क्षमता होनी चाहिए। भाई आपकी राय से सब लोग क्यों सहमत होंगे? कोई आपको बता सके कि सर आपकी बात ठीक है, पर मुझे ये बातें सहमति की नहीं लग रही है आपसे। ये ना हो कि अगर ये बोले तो मैं पिटूंगा उसके बाद। नहीं, ये भरोसा हो लोगों को आपके साथ बात करते हुए कि अगर आप उनके विरोध की बात भी करेंगे